Hello everyone and welcome to my YouTube channel. And in this video I am going to start a new chapter of Geography class 10th Agriculture. एग्रीकल्चर चैप्टर 4th ऑफ ज्योग्राफी। जैसे हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। इन इंडिया नियर अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड वी नॉट ओनली प्रोड्यूस द फूड ग्रेन्स बट ऑल्सो द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। द एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू द कमर्शियल क्रॉपिंग। अब सबसिस्टेंस और कमर्शियल में अंतर क्या होता है? सबसिस्टेंस वो क्रॉपिंग होती है जो बेसिकली हम अपने लिए करते हैं। कमर्शियल क्रॉपिंग वो होती है जो हम व्यापार के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं। एंड इन सबसिस्टेंस वी हैव टू पार्ट्स। और ये क्रॉपिंग जो पैटर्न होते हैं वो डिपेंड करते हैं एरिया पर। वो फिजिकल एरिया कैसा है, वहां की सोसाइटी कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, इस सब पे डिपेंड करता है कि वहां के पीपल कैसे एग्रीकल्चर करते होंगे। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सबसिस्टेंस, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। वर्ड डिनोट्स प्रिमिटिव विच मीन्स ओल्ड एज, पुराना सिस्टम जो चलता आ रहा है, पुराना। तो इस तरीके से फार्मिंग में जो भी होता है ओनली ओल्ड मेथड्स आर यूज्ड। लाइकवाइज नो आर्टिफिशियल या नो केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, ओनली द मैन्यूर्स आर गिवन एज अ फर्टिलाइजर्स। They are totally depend on the rainfall and they use the primitive tools like होए डोए डोवा जो भी है, वो फावड़ा वगैरह जो होती है, खुरपी वगैरह जो होते हैं, डिगिंग स्टिक्स मतलब जो हल यूज करते थे, दे आर नॉट यूजिंग द ट्रैक्टर्स टू प्लो द फील्ड। तो ये डिफरेंस है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में। और इस तरीके की फार्मिंग में लैंड सस्टेन रहता है, लैंड पे कोई भी कमी नहीं आती है। और प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में एक टाइप ऑफ फार्मिंग और आती है जिसे हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न। I think you might have read about this farming in class 9th in a history book, जिसे हम कहते थे shifting cultivation. In this type of cultivation, a part of a forest is burnt. एक फॉरेस्ट के एक पार्ट को जला दिया जाता है और उसकी ही राख में बीज डाल दिए जाते हैं और फिर इंतजार किया जाता है बारिश का। बारिश आती है, एग्रीकल्चर होती है इस तरीके से। दे आर कल्टिवेटिंग इन द सेम फील्ड फॉर 1 or 2 years. After that they leave that area and they burn a different part of the forest. वहां पर भी यही पैटर्न करते हैं, बर्न करते हैं, ऐश में बीज डालते हैं, फिर रेनफॉल। तो इस तरीके से 1-2 साल। और जो पुराने एरियाज होते हैं दे लेफ्ट untouched for 12 to 18 years so that they can retain their fertility, they can regrow. यही अंतर था स्लैश एंड बर्न में और सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। सब्सिस्टेंस फार्मिंग नॉर्मल तरीके की फार्मिंग होती है, इसमें भी नॉर्मल तरीके से यूज करते थे। हाँ, बस तरीका अलग था कि जंगलों को जला के करते थे ये लोग। एंड वी हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग of this slash and burn farming not only in India but also in different parts of the world. कई सारे नामों से जाने जाती है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं हमारे यहाँ पर इसे, झूमिंग नॉर्थ ईस्ट में। और इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में जैसे आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, इसमें क्या कहते हैं सर? झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं, झूमिंग। पामलाव कहते हैं इसे मणिपुर में, मणिपुर। और दीपा इसे कहते हैं बस्तर में। तो इस तरीके से डिफरेंट नेम है इसके। तो ये था आपका सबसे पहला प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज
ये जो आपको टॉपिक अब मैं बताने वाला हूं, ये पहले वाले पैटर्न से अलग है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ भी है। इसे कहते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। यू माइट नो अबाउट द लॉज ऑफ राइट टू इनहेरिटेंस। जानते हैं कि कैसे आजकल फील्ड्स डिवाइड हो जाती है, और इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग लैंड साइज काफी छोटा होता चला जा रहा है, एंड द पर्सन हु आर नॉट हैविंग द alternate source of income has to totally depend on this small field. So they try to grow more and more from the same field. They use biochemical fertilizers. They use irrigations to grow different crops in a year. वो बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को उगाने के लिए इरिगेशंस का यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इस छोटी सी जमीन से नहीं उगा पाएंगे तो हमारी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। तो मतलब ये उस एरियाज में होती है जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है, और वो पॉपुलेशन जो है जमीन पे ज्यादा बर्डन डालती है टू ग्रो मोर। इसे कहते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। आफ्टर दैट देयर इज अ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में हम बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स यूज करते हैं। HYV सीड्स का नाम आपने ये सुना होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी। इसमें हम हर तरीके का बेस्ट फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स टू ग्रो मोर। इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न। और कमर्शियल फार्मिंग को नाम ही बता रहा है कमर्शियल, ये व्यापारिक फार्मिंग है, और ये रीजन टू रीजन अलग होता है। वी हैव द स्टेबल डाइट हियर द व्हीट, एंड द साउथ इंडियंस हैव द राइस। तो इसी तरीके से अगर हम साउथ इंडिया में राइस उगाते हैं, दैट इज नॉट अ कमर्शियल फार्मिंग, दैट इज अ सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाएगी। In the same way we are growing the wheat in our area, that is subsistence farming. लेकिन अगर हम इसे चेंज कर दें, साउथ इंडियंस अगर व्हीट उगाए और हम यहाँ पे राइस उगाएं, दैट इज नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में एक और आता है आपका प्लांटेशन। प्लांटेशन आप जानते हैं जहां पर क्रॉप और प्लांटेशन में एक अंतर होता है। कमर्शियल क्रॉपिंग में क्रॉप उगाते एक बार में काट ले जाते हैं। ये प्लांटेशन जो है कंटिन्यू रहता है कई सालों तक। सपोज वी प्लांटेड एन ऑर्चार्ड, अब वो क्या हम हर साल काटेंगे उसे? कोई हमने बाग लगा दिया तो हर साल थोड़ी काटते हैं उसे कई साल यूज करते हैं। तो प्लांटेशन में ऐसा ही होता है, जैसे टी है, रबर है, कॉफी है, जूट वगैरह है, दे आर यूज्ड फॉर मैनी, दिस प्लांटेशन कैन बी कंटिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन ये लेबर इंटेंसिव होती है, इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। इसीलिए इसे अगर सक्सेसफुल चाहिए इसको, तो हमें एक सस्ती माइग्रेंट लेबर चाहिए, सस्ती माइग्रेंट लेबर, तभी ये सक्सेसफुल हो सकती है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि ये जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, बेसिकली ये एक तरीके से रॉ मटेरियल होती हैं इंडस्ट्रीज का, रॉ मटेरियल। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं आज इन्हीं वजह से चल पा रही, क्योंकि प्लांटेशन आज हमारे देश में काफ़ी अच्छा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ टी प्लांटेशन के बारे में, हालांकि आगे भी आएगा। टी प्लांटेशन की जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है वो उसके पास ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उनकी पत्तियों की फ्रेशनेस बचानी है तो उसे तुरंत के तुरंत प्रोसेस करना पड़ता है, नहीं तो सूख जाएंगी, उनकी फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से प्लांटेशन के आसपास ही ज़्यादातर यूनिट्स होती हैं ताकि उन्हें ईजिली रॉ मटेरियल मिल सके और उसका प्रोसेसिंग हो सके। तो मेरे हिसाब से आपको प्लांटेशन तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की, क्रॉपिंग पैटर्न। और ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है ये आपको बताएगा कि हमारे देश में कितने तरीके के क्रॉपिंग सीजन्स आते हैं। आपको पता भी होगा 3 टाइप्स के हैं, रबी, खरीफ एंड जैद। रबी, खरीफ एंड जैद। तो चलिए सबसे पहले अब जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं आपका रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो है हमारे देश में एक तरीके से विंटर सीजन क्रॉप मानी जाती है। इससे सोल किया जाता है बेसिकली अक्टूबर टू दिसंबर, इन द मंथ फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, एंड इट इज हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून। तो काफी लंबा है ये गैप। लेकिन इस क्रॉप की एग्जांपल देने से पहले मैं एक खासियत बता दूं आपको इसकी, कि बेसिकली हमारा जो नॉर्थन इंडिया है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये जो एरियाज है हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है ये वाली क्रॉप। क्यों?
क्योंकि रबी क्रॉप एक ऐसी क्रॉप है जिससे विंटर रेनफॉल चाहिए होती है, प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ विंटर। और शायद आपको याद होगा इन्हीं विंटर मंथ्स में हमारे देश में प्रेसिपिटेशंस होती है ड्यू टू द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। पढ़ा होगा आपने क्लास 9th में। जो वेस्टर्न साइक्लोन्स होते हैं वो रेनफॉल लेके आते हैं, और जो वो रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है रबी क्रॉप्स के लिए। तो रबी क्रॉप्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड या फिर बार्ले, ये कहलाती हैं आपकी कौन सी क्रॉप? यस, रबी क्रॉप। याद रखना इनके नाम, एग्जांपल्स में पूछ लेते हैं आपके। नेक्स्ट क्रॉप जो आती है वो है आपकी खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप इज ग्रोन इन द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, जब मॉनसून की शुरुआत होती है। और जब मॉनसून चला जाता है तो उसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं अक्टूबर से पहले ही, क्योंकि अक्टूबर के बाद तो आपकी रबी क्रॉप आ जाएगी। खरीफ क्रॉप ऑन द इट इज सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? तो क्रॉप्स के नाम जरा ध्यान से समझना, बहुत इजी है। मैंने याद करने का तरीका निकाला था, चलो देखते हैं, आपको बता के देखते हैं। पीएम ने, याद करने का, पीएम ने जब भी दाल मांगी तो कॉटन के जूट के बैग में रख के जमीन के अंदर सुला दिया गया। पीएम ने, पी से पैडी, पैडी मतलब धान होते हैं आप जानते हैं, एम से मेज, जब भी, जे भी ज्वार, बाजरा, दाल, इसमें अरहर आती है, तूर, मूंग, उड़द, ये मांगी तो क्या हुआ? फिर इसके बाद बताया दाल मांगी तो कॉटन के जूट के बैग में, तो कॉटन जूट भी इस सीजन में होती है, उसके बैग में रख के कहा ग्राउंड में, ग्राउंड मतलब ग्राउंड नट, सुला दिया गया, सोयाबीन। तो इस तरीके से मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी, उससे याद कर लिया। पीएम ने जब भी दाल मांगी तो जूट और कॉटन के बैग में रख के ग्राउंड पे सुला दिया गया, बस। लेकिन कुछ हमारे देश में रीजन्स ऐसे हैं जहां राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी फेमस सीजन्स हैं। और याद करने का तरीका देखो, शुरुआत करेंगे, मान लीजिए आपके सामने एक मैप है, तो मैप में हम देखते हैं कि कोस्टल एरियाज की बात करते हैं। कोस्टल एरियाज की, आसाम के बाद वेस्ट बंगाल, कोस्टल एरिया सारे नहीं है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इस तरीके से घूमेंगे हम। तो आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका नहीं आएगा इसमें, महाराष्ट्र में ज्यादातर कोंकण एरिया आता है। उसके साथ साथ हमारे पंजाब और यूपी में भी काफी ज्यादा राइस होता है। तो वहीं उड़ीसा एक ऐसी जगह है जहां पर जो राइस है ना, वो साल में 3 बार करते हैं वो लोग, 3 टाइम्स, और तीनों सीजन की क्रॉपिंग का नाम अलग है। याद करने का नाम, उस अमन को बोरो प्लस लगा दो, उस अमन बोरो। तो इस तरीके से ये एक पैडी क्रॉप्स हैं जो उड़ीसा में साल में 3 बार होती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इस समय जो सीजन समझ में आया होगा वो था खरीफ का। कब लगाते हैं? ऑनसेट ऑफ मानसून। काटते कब है? अक्टूबर तक काट लेते हैं। एक सीजन रह गया जैद का, और जैद सीजन जो है वो तब आता है जब हमारे देश में रबी चला जाता, खरीफ आने वाला होता है। रबी चला गया अप्रैल या जून तक, ये आता ऑनसेट ऑफ मानसून जुलाई में। तो उसके बीच में जो गैप रह गया, उधर उगाई जाती हैं आपकी जैद क्रॉप्स। इस समय वही चल रहा है, आपने देखा होगा। इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये वही सीजन चल रहा है। और इस सीजन में ज्यादातर क्या आता है? खीरा, ककड़ी, ककम्बर वगैरह आते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब इसी सीजन की क्रॉप हैं। ये चीज उगाई जाती हैं इस जैद सीजन में। तो मेरे हिसाब से आपको तीनों क्रॉपिंग सीजन्स क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो आपको बताएगा डिफरेंट क्रॉप्स। अब एक एक करके केवल क्रॉप्स आती चली जाएंगी। हालांकि क्रॉप्स को जो एग्जाम से पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछा था, उसमें से भी कि वीट की स्पेशलिटी बताइए कब होती है, या उसका एक टेबल बना के दे देते हैं 1 नंबर में। तो इस तरीके से तो हमें एक एक क्रॉप इसमें पढ़नी ही पड़ेगी। तो सबसे पहली क्रॉप जो हम पढ़ेंगे वो है आज हमारी, हम जो क्रॉप पढ़ रहे हैं वो देश में सबसे ज़्यादा खाने के हिसाब से है। सबसे पहले राइस,
ये देश में सबसे ज़्यादा राइस ही खाया जाता है। राइस राइस द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। देश में सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो राइस ही खाती है, मुख्य आहार में आता है उनका ये। और राइस हमारे देश में जो होता है उसके लिए अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। कम से कम नियर अबाउट मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है इसके लिए। मैं क्रॉपिंग का याद करने का तरीका बताऊंगा। टेम्परेचर कभी भी आपका 27 से निकला नहीं होगा हाई, उसमें देख लेना किसी में भी। तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपने शायद अगर राइस की कल्टीवेशन कभी देखी होगी तो एक चीज़ देखा होगा, शुरुआत में खेतों में पानी भर दिया जाता है, तब राइस के प्लांट्स लगाए जाते हैं। पानी भरा रहता है काफ़ी समय तक, तो इसका मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है राइस के लिए। तो ये ज़्यादातर उसी एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे अच्छी रेनफॉल होती है। अच्छी रेनफॉल जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या कोस्टल एरियाज़ जो हैं, तो रेनफॉल अच्छी होती है वहाँ पर। लेकिन आजकल हमारे देश में कैनाल्स की फैसिलिटीज़ हो रही है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो चुकी है, ट्यूबवेल्स लग चुके हैं, तो आज उन एरियाज़ में भी राइस बड़ी ईजिली हो जाता है जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जहाँ पानी वहाँ राइस बड़ी आसानी से हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको राइस क्लियर हुआ होगा। वीट के बारे में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आज लास्ट हम वीट समझेंगे इस वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरी क्रॉप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो वीट हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट मेजर स्टेपल डाइट आती है हमारे इंडियंस की, सेकंड इंपॉर्टेंट, और ये हमारी विंटर सीजन में होती है। मैंने आपको बताया था रबी क्रॉप। रबी क्रॉप के लिए मैंने आपको एक खासियत भी बताई थी कि विंटर रेनफॉल होना जरूरी है, और हमारे देश में मेडिटेरियन सी के इन्फ्लुएंस की वजह से विंटर रेनफॉल होती है, और वो विंटर रेनफॉल एक वरदान साबित होती है वीट की क्रॉप के लिए। वीट की क्रॉप की खासियत, जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी शुरुआत में, इसके शुरुआती सीजन में, उतने ही इसके ग्रेन्स अच्छे होंगे, और जितनी इसकी ब्राइट सनलाइट आएगी इसके रैपनिंग सीजन में, उतनी ही जल्दी एक क्रॉप पकेगी। इसकी खासियत है। तो इसके लिए जब उगाया जाता है तो कहते हैं दिसंबर जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन इंडिया, तो बस उसी सीजन में ये ग्रो होता है, और अप्रैल ब्राइट सनलाइट आना शुरू हो जाती है तो सुखा देती है और फिर उसे काटा जाता है। ये खासियत है इसकी। और रेनफॉल खैर ज़्यादा नहीं है इसके लिए, विंटर रेनफॉल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी है तो वेल एंड गुड। और आप जानते हैं हमारे देश में कहाँ कहाँ होता होगा। बेसिकली नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया इज मच फेमस फॉर द व्हीट कल्टीवेशन, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। टू इंपॉर्टेंट रीजंस और है हमारे देश में जो इस क्रॉप को ज़्यादा, मतलब जहाँ पे ये होती है, एक गंगा सतलज प्लेन है और एक ब्लैक सॉइल है डेक्कन प्लेट्यू में, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हमारी एक वीट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आज यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर लाइव सेशन में आप मुझसे आके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक इन्हें पढ़िए ध्यान से, जो प्रीवियस वीडियो उन्हें दोबारा रिपीट करिए, समझिए, क्योंकि इस साल कोरोना का कहर ज़्यादा है। मैं नहीं चाहता कि अगले साल बूढ़ का कहर ज़्यादा हो। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।